नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच सामने आकर दिल को भीतर तक हिला देता है। मेरी माँ अंधी थी और अक्सर मुझसे कहती थी, बेटा तुम फिर आ गए, अभी तो थोड़ी देर पहले ही आए थे। मुझे लगता था कि शायद उम्र का असर है, माँ को कुछ ठीक से याद नहीं रहता। एक दिन मैं रोज से अलग चुपचाप और जल्दी घर आ गया। जैसे ही शाम के करीब 6 बजे घर में दाखिल हुआ, ऊंची आवाज में माँ को पुकारा। माँ अपनी चारपाई पर से लेटी थी। मेरी आवाज सुनते ही फौरन उठ बैठी। उनके चेहरे के भाव देखकर मैं घबरा गया। मैं पास जाकर बैठ गया। माँ अंधी थी, इसीलिए उन्होंने मेरा चेहरा हाथों से टंटोल कर पहचाना। मुझे वह पहले से ज्यादा कमजोर लगी। बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ भूल गए क्या? उनकी बात सुनकर मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। मैं तो सुबह 9 बजे घर से निकला था और अब सीधा लौटकर आया था। मैंने उनके माथे को चूमकर कहा, माँ मैं तो सुबह गया था, अब ही लौटा हूँ। मेरी बात सुनते ही वह चौंक गई और बोली, नहीं बेटा, अभी आधा घंटे पहले तो तुम यहीं बैठे मुझसे बातें कर रहे थे, फिर नेहा से कुछ कहकर किसी काम से बाहर गए हो। मैं हैरत में पड़ गया। तभी मेरी पत्नी नेहा रसोई से खाना लेकर बाहर आई और उदास स्वर में बोली, अमन आप ही समझाइए माँ जी को, यह कि मेरी कोई बात नहीं मानती। आज तीसरी बार इनकी पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ, कहती है तुमने कब खाने को पूछा? पूछने तो अमन ही आता है, जबकि आप तो अभी आए हैं। पत्नी की बात सुनकर मैंने उदासी से माँ को समझाया, माँ आप समय पर खाना और दवाई क्यों नहीं लेती? आपको इतनी अच्छी और ध्यान रखने वाली बहू मिली है, फिर भी आप अपना ख्याल नहीं रखती। माँ उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ यादें साथ छोड़ने लगती हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मेरा मन तुम्हारे हाथों से खाना खाने का कर रहा था, बस शायद इसीलिए बहू को मना कर दी। मुझे ठीक से याद नहीं। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाने लगा। माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, पर उनकी संवेदनाएं आज भी जिंदा थी। उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, क्योंकि यह तीसरी बार था जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। मुझे गहरी सोच में डूबा देकर मेरी पत्नी ने पूछा, तो मैंने माँ की बात उसे बता दी। उसने एक लंबी सांस ली और नजरें फेरते हुए बोली, आपके आने से पहले माँ सो रही थी, उम्र हो गई है, शायद सपने में आपको देख लिया होगा और उसी को सच समझ बैठी। अब देखो ना, खुद ही कह रही थी कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने बहू से खाने को पूछा था। अपनी पत्नी की बात पर मैं बस सिर हिलाकर रह गया। अगले दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो एक बहुत ही अजीब वाक्य हुआ। मेरी माँ छत पर सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़ी थी और मुझे आवाजें देकर कह रही थी, अमन बेटा मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है और कितनी देर मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा। नेहा बहू जरा सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले चलो। अमन पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे अकेला छोड़कर। मेरा दिल उछलकर हलक तक आ गया था। अगर माँ एक भी कदम आगे बढ़ा देती तो सीधे सीढ़ी से नीचे गिर सकती थी। मैं फौरन दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें वहां से हटाया, मगर सवाल यह था कि माँ वहां ऊपर तक पहुंची कैसे थी। सीढ़ियां उतरते हुए माँ ने झट से मुझे झिड़कते हुए कहा, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम न जाने मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हो। न बहू मेरी बात का जवाब देती है और न तुम। माँ की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने फिर से उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मगर माँ के बदले हुए अंदाज को देखकर मुझे सच में फिक्र होने लगी थी। एक तो माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी थी और ऊपर से उनके भूलने की बीमारी। मुझे डर सताने लगा था कि कहीं किसी दिन वे सीढ़ी से गिर ही न जाए। मेरी परेशानी देखकर मेरी पत्नी नेहा भी घबरा गई और माँ को उनके कमरे में छोड़ने चली गई। रास्ते में वह उनसे कह रही थी, माँ जी मैं तो आपको आपके कमरे में बिठाकर नहाने गई थी, आप ऊपर कैसे पहुंच गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब साफ था कि नेहा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तब मेरी माँ ने नेहा से कहा, अमन ही तो मुझे अपने साथ छत पर लेकर गया था, माँ को न जाने क्या क्या नजर आता रहता था। नेहा माँ को कमरे में छोड़कर मेरे पास आई और बोली, देख लीजिए आपकी माँ की हरकतें, अगर भगवान ना करे ऊपर से गिर जाती तो इल्जाम मुझ पर ही आता कि मैंने ख्याल नहीं रखा। नेहा की बात सुनकर मैं माथे पर उंगलियां मलता रह गया। मैं अपनी माँ की इस बीमारी का इलाज क्या करवाऊं?
मैंने कई अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया था, मगर सब यही कहते थे कि यह उम्र की वजह से है। मेरी पत्नी ने कहा, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी माँ को दिखता भी नहीं है और अब उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए ऐसा कहती रहती है। नेहा की बात ठीक थी। मैंने माँ को खाना खिलाया, दवा दी और सुला दिया, मगर मैं अभी भी उलझन में था कि तभी माँ फिर उठी और बोली, बेटा मुझे दवाइयाँ तो दे दो, सुबह से नहीं ली। मैं बस खामोशी से एक गहरी सांस भरकर रह गया, क्योंकि दवा तो मैं उन्हें खुद दे चुका था। कुछ देर बाद जब मैं माँ के कमरे से बाहर जाने लगा तो मेरी नज़र एक चीज पर पड़ी। जिज्ञासा में मैं ड्रेसिंग टेबल के पास गया, जिसकी दराज में मेरा पसंदीदा परफ्यूम झलक रहा था। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा एक ही तरह की खुशबू लगाता था। मेरे पास ऐसे कई परफ्यूम थे, मगर माँ के कमरे में यह कैसे आ गया था? मैंने सिर झटक कर उसे उठाया और कमरे में आ गया। 2 दिन यूं ही बीत गए। तीसरे दिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया और मैं खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ा। हम बहुत कम ही बाहर जाते थे, फिर भी नेहा ने कभी शिकायत नहीं की कि उसे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते। उस दिन मैं नेहा के लिए गुलाब और गजरे भी ले आया था। जैसे ही घर में कदम रखा, अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे रोक लिया। मुझे माँ का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह नेहा को डांट रही थी और नेहा सिर झुकाए चुपचाप उनके सामने खड़ी थी। मैं अंदर गया तो मेरी आहट सुनते ही माँ चुप हो गई और रोने लगी। रोते रोते बोली, तुम्हारी पत्नी ने मेरे हाथ जला दिया। अमन, मैंने इससे बस इतना कहा था कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मगर इसने मेरे हाथ गरम इस्त्री पर रख दिए। माँ रो रही थी, मगर इस बार उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आधा खाया हुआ खाना उनके पास पड़ा था और कुछ खाना उनके कपड़ों पर भी गिरा हुआ था। उनके हाथ लाल थे, जले हुए नहीं थे। नेहा सिर झुकाए रो रही थी और फिर बोली, देख लिया आपने अमन, मैंने आपकी माँ की हद से ज़्यादा सेवा की, वरना कौन बहू अपनी अंधी और भुलक्कड़ सास की इतनी देखभाल करती है। इस उम्र में इन्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, मगर ये जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ करने में लगी रहती है। नेहा की बात सुनकर मेरी माँ का रंग उड़ गया। वे घबरा गई और बातों को घुमाने लगी, मगर मैं कुछ भी सुने बिना अपने कमरे में चला गया। मेरा सारा सरप्राइज और अच्छा मूड खराब हो चुका था। मेरे दिल में माँ को लेकर उलझनें बढ़ने लगी थी। जो आंखों से देखा था उसे मैं झुठला नहीं सकता था। मैंने नेहा से माँ की तरफ से माफ़ी मांगी तो उसने बड़े दिल से कहा, कोई बात नहीं, वे उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ ऐसा हो जाता है। इतना बड़ा दिल देखकर मेरे मन में उनके लिए और भी मोहब्बत बढ़ गई। मगर फिर वह उदास होकर बोली, अमन, मुझसे वादा कीजिए कि कभी माँ की बातों में आकर आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। भला कैसे हो सकता था कि मैं किसी की बातों में आकर उससे दूर हो जाऊं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद मैं माँ से बहुत कम बातें करने लगा। सुबह बाहर जाने से पहले उनसे मिल लेता और रात को लौटकर थोड़ी सी बात करके सो जाता। मगर माँ का व्यवहार वैसा ही बना रहा, जो मुझे अक्सर सोच में डाल देता था। एक शाम जब मैं काम से लौटा तो माँ मुझे देखती ही बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी मुंबई से भी वापस आ गए। यह सुनकर मैं चौंका और मुस्कुराकर बोला, आज फिर आपने सपना देख लिया। मेरे सवाल पर माँ कुछ देर खामोश रही, फिर सोचते हुए बोली, नहीं बेटा, सपना नहीं था। तुम मेरे सामने बैठे नेहा से कह रहे थे कि आज रात मुंबई जाना है और लौटकर उसे कुछ दिनों के लिए घुमाने ले जाओगे। माँ की इतनी साफ और लंबी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि यह सपना था या हकीकत, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मैं अनचाही माँ के पास बैठ गया और हंसते हुए बोला, और क्या क्या कहा था मैंने? माँ ने फीकी सी हंसी हंसकर कहा, ताने मत मारो बेटा, जाकर आराम करो। जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मगर मेरा मजाक मत उड़ाओ, आखिर माँ हूँ तुम्हारी। उनके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उस रात मेरे दिमाग में कई सवाल जन्म लेने लगे। अब तक मैं कहानी को सिर्फ एक ही तरफ से देख रहा था, मगर अब मुझे एहसास हो चुका था कि कहानी की दूसरी तरफ से भी पर्दा उठाना जरूरी है।
मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि एक ही आदमी को रोज एक जैसा सपना आखिर कैसे आ सकता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मेरी शादी से पहले माँ कभी इतनी बहकी बहकी बातें नहीं करती थी। मेरा दिमाग इस सवाल पर जैसे अटक गया था। अगले 2 दिन यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन जब मैं काम के लिए घर से निकला तो रास्ते में कुछ चोरों ने मुझ पर हमला कर दिया। गन पॉइंट पर वे मुझसे पैसे और मोबाइल छीनकर ले गए। मेरा दिल घबराहट से भर चुका था। मन पूरी तरह बुझा हुआ था। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो माँ सामने चारपाई पर लेटी थी। पैरों की आहट सुनते ही वह उठ बैठी और बोली, कौन आया है? अमन, यह तुम हो ना बेटा? तुम वापस क्यों आ गए? वही सवाल। इस बार मेरा दिमाग जैसे फट पड़ा। पहले ही नुकसान से मेरा दिल बूझा हुआ था, ऊपर से माँ की यह बात मुझे गुस्से से आग बबूला कर गई। मैंने मेज पर रखी सारी चीजें जमीन पर फेंक दी, बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और माँ के सामने हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा, भगवान के लिए अब बस कीजिए। मैं तंग आ चुका हूँ आपके इन सवालों से। आप पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। हर वक्त हर जगह आपको मैं ही नजर आता रहता हूँ। आपके इन फालतू सवालों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। उस वक्त जो मुंह में आया मैं बोलता चला गया। माँ बस एक जगह बैठी मुझे देखती रह गई। तभी भागती दौड़ती नेहा वहां पहुंच गई। मुझे इस कदर गुस्से में देखकर बोली, आप इस लहजे में माँ जी से क्यों बात कर रहे हैं? जानते तो हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका क्या कसूर है? मैं चिल्लाया कि मैं उनके बेकार सवालों से तंग आ चुका हूँ। नेहा मुझे खींचकर अपने कमरे में ले आई। मेरे चिल्लाने से माँ बुरी तरह सहम गई थी। बात किसी तरह टल गई। अगली बार मैं जब घर आया तो माँ ने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा। शायद मेरे पिछले रवैये को याद करके वह चुप रह गई थी। पहली बार मैंने माँ से इस तरह बात की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से आंखों में आया पानी पोंछा और बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। नेहा कहीं दिखाई नहीं दी। रसोई भी खाली थी। मैंने उसे कई बार आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी माँ दीवार का सहारा लेते हुए मेरे कमरे तक आई और बोली, बेटा, नेहा तो अपने मायके चली गई है, भूल गए क्या? कुछ देर पहले ही तो तुम खुद उसे छोड़ने गए थे। माँ के ये शब्द मुझ पर किसी बम की तरह गिरे। मैंने घर में पड़े दूसरे मोबाइल से नेहा को कॉल किया। उसने फ़ोन उठाया और बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वह तुरंत मायके चली गई है और 2-3 दिन वहीं रहेगी। उसके जाने से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, मगर माँ की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। कुछ दिन पहले जो उन्होंने कहा था, क्या वह आज सच हो गया था? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। दिल जैसे पत्थर हो चुका था। मैंने और सोचना छोड़ दिया और चुपचाप बिस्तर पर सो गया। यह भी भूल गया था कि मैं बाहर से खाना खाकर आया था और मेरी माँ अभी भी भूखी थी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। आज नेहा के मायके से लौटने का दिन था। मैं खुश था, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बनने वाला है। मैं काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। मेरी गाड़ी घर से कुछ ही दूरी पर थी कि मैंने देखा नेहा एक अजनबी लड़के के साथ गाड़ी से उतरी और दोनों घर के अंदर चले गए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वह न तो उसका भाई था, न कोई रिश्तेदार। खुद को मुश्किलों से संभालते हुए मैं आधे खुले दरवाजे से अंदर का दृश्य देखने लगा। माँ किसी से बात कर रही थी। वह आदमी बिल्कुल मेरी आवाज़ में उनसे बातें कर रहा था। मैं हक्का बक्का खड़ा सब सुनता रहा। माँ पानी मांग रही थी। वह बेहोशी सी हालत में चारपाई पर लेटी थी। तभी नेहा ने पानी से भरा ग्लास उठाया और पानी की धार सीधे माँ की आंखों में उड़ेल दी। फिर कमीनी सी हंसी हंसकर बोली, पता नहीं कब मरेगी यह कबाब में हड्डी। शुक्र है अंधी है, वरना कब का राज फांस कर चुकी होती। उसकी बात पर वह आदमी हंस पड़ा। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। नेहा उस गैर मर्द का हाथ थामे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। मेरी पत्नी मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे वहां से धोखा मिला था जहां से मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं फौरन आगे बढ़ा, घर के अंदर गया और उस आदमी को गिरेबान से पकड़कर मारने लगा।
नेहा मुझे वहां देखकर बौखला गई और पीछे हट गई, जबकि मेरी माँ बेहोशी सी हालत में शोर सुनकर रोने लगी। मैंने उस आदमी को पीटकर जमीन पर पटक दिया और फिर नेहा की ओर बढ़ा, जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। मेरी आंखों में गम और गुस्से के आंसू भर आए थे। वह डर के मारे मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह लड़का मुझे फंसा रहा था। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी ये बातें अभी चल ही रही थी कि वह आदमी झट से बोल पड़ा, झूठी लड़की, न पति से वफा की, न मेरी मोहब्बत का लिहाज रखा। यह क्यों नहीं बताती कि शादी से पहले यह मुझे पसंद करती थी और मैं रोज इससे मिलने आता था। इतनी आसानी से जरा सारा कीचड़ मुझ पर उछलकर खुद पाक साफ बन रही है। उसकी बातें अगर मैं और सुनता तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैं उसकी तरफ बढ़ता, इससे पहले ही वह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकला। डर से पीला पड़ा चेहरा लिए नेहा मुझे देखकर रो रही थी। एक ही पल में मुझे उससे घिन आने लगी। मैं चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं सका। वह कभी मेरी माँ के पैरों में गिरती, कभी मेरे आगे गिड़गिड़ाती। उसी के वजह से मैंने अपनी माँ पर शक किया था। कांपते होठों से मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, तुम इस काबिल नहीं रही कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ गंदा करूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, मेरी माँ को सताया है और मुझे उनके खिलाफ किया है। मैंने उसी वक्त नेहा को घर से निकाल दिया। वापस आकर रोते हुए अपनी माँ को पानी पिलाया और फिर उनके कदमों में गिरकर देर तक रोता रहा। मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, जबकि वह हर बार मुझे सच बताती रही थी। माँ ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए कितने दिनों से खामोश थी। तुम्हारी पत्नी ना मुझे वक्त पर खाना देती थी, न देवा दवा। पता नहीं वह कौन सी गोली जबरदस्ती खिलाती थी, जिसके बाद मेरा सिर हवाओं में घूमने लगता था और मैं बहकी बहकी बातें करने लगती थी, जबकि मैं बातें सच होती थी। वह मुझे पूरा दिन भूखा रखती थी। हाँ, तुम्हारे आने से पहले खाना जरूर रख देती थी ताकि तुम्हें शक ना हो। वह आदमी आवाज निकालने में माहिर था, इसीलिए मेरी आवाज में मुझसे बातें करता था। नेहा के साथ उसके हर तरह के रिश्ते थे। वह मुझे जबरदस्ती नींद की दवा खिलाती थी, मेरे हाथ तक जला दिए थे। माँ रो रो कर सब बताती रही और फिर बोली, मुझे तकलीफ उसके बर्ताव से नहीं थी, तकलीफ तुम्हारी बातों से होती थी। वह तो पराई थी, मगर तुम तो मेरे बेटे हो। माँ के ये नरमी से कहे शब्द मेरे पूरे वजूद को झकझोर गए। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगते रहा। उन्होंने मुझे फिर से सीने से लगा लिया। कुछ ही दिनों में मैंने नेहा को तलाक देकर उससे हर रिश्ता खत्म कर दिया और माँ की देखभाल के लिए एक नर्स रख ली। नेहा से बिछड़े हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं। माँ कहती है कि दोबारा शादी कर लूं, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे या मेरी माँ के साथ वही सब हो जो पहले हुआ था। भरोसा जब टूटता है तो वह सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उठ जाता है। मेरा अब औरतों से यकीन ही खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, अगर माँ बार बार कुछ कह रही हो तो क्या हमें उसे उम्र का वहम समझकर अनसुना कर देना चाहिए, या हर हाल में उसकी बात को सच मानकर सुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।